वेलकम टू डे 16। आज हम बात करेंगे डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि डेफ ब्लाइंडनेस का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति का डेफ और ब्लाइंड दोनों होना है, लेकिन ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग डेफ ब्लाइंडनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट दोनों साथ होते हैं और इनका कंबाइंड इफेक्ट कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट, एजुकेशन और सोशल पार्टिसिपेशन पर सीरियसली पड़ता है। यहाँ एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबाइंड इफेक्ट। सोचिए अगर किसी बच्चे को सिर्फ हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो वो अपनी आंखों से टीचर को देखकर लिप रीडिंग या विजुअल मटेरियल से सीख लेता है, और अगर सिर्फ विजुअल इम्पेयरमेंट है तो वो टीचर की बात को सुनकर ऑडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। लेकिन जब हियरिंग और विजन दोनों ही अफेक्टेड है तो इन्फॉर्मेशन रिसीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने डेफ ब्लाइंडनेस को एक सेपरेट डिसेबिलिटी कैटेगरी माना है। एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। डेफ ब्लाइंडनेस इज अ यूनिक डिसेबिलिटी बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ हियरिंग एंड विजन लॉस। अब बात करते हैं डेफ ब्लाइंडनेस के कॉजेज। इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है 3 स्टेजेस: प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल। प्रीनेटल का मतलब है कि बर्थ से पहले, यानी बेबी जब माँ के गर्भ में होता है। सबसे पहला कॉज है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक का मतलब होता है कि प्रॉब्लम जीन्स या क्रोमोसोम्स के थ्रू पेरेंट्स से चाइल्ड में आ जाती है। दूसरा है कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, जिसे कि हम शॉर्ट में सीआरएस भी कहते हैं। रूबेला एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे जर्मन मीजल्स भी कहा जाता है। अगर प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के महीनों में ही मदर को रूबेला इन्फेक्शन हो जाए तो बेबी के आईज, ईयर्स और हार्ट का डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है। इसी वजह से कुछ चिल्ड्रन डेफ ब्लाइंडनेस के साथ बोर्न होते हैं। अगला कॉज है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये एक पैरासाइट से होने वाला इन्फेक्शन है। अंडरकुक्ड मीट खाने या फिर इन्फेक्टेड कैट के स्टूल के कांटेक्ट से ये हो जाती है। प्रेगनेंसी में ये इन्फेक्शन बेबी के ब्रेन और आईज को डैमेज कर सकता है, जिससे कि विजन प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है साइटोमेगालोवायरस यानी कि सीएमवी। ये एक कॉमन वायरस है। कई एडल्ट्स को ये वायरस होता है बिना सिम्टम्स के, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये बेबी तक पहुंच जाए तो हियरिंग लॉस, विजन प्रॉब्लम और डेवलपमेंटल डिलेज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मदर को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर हो या प्रेगनेंसी के दौरान हार्मफुल ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, रेडिएशन का एक्सपोजर हो तो भी बेबी की डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर यानी कि हेरिडिटरी कंडीशंस और प्री मैच्योर बर्थ या लो बर्थ वेट भी इस रिस्क को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है पेरीनेटल कॉजेज यानी कि बर्थ के टाइम के कॉजेज। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर बर्थ के टाइम बेबी को ऑक्सीजन कम मिले, जिससे कि बर्थ एफेक्सिया कहते हैं, तो ब्रेन डैमेज हो सकता है जो हियरिंग और विजन को अफेक्ट कर सकता है। सेकेंड है सीवियर जॉन्डिस। अगर टाइमली ट्रीट ना हो तो नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट डाल सकता है। इसके अलावा डिलीवरी के दौरान इंजरीज या प्रीमेच्योरिटी भी इस कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा सकते हैं। फिर है पोस्टनेटल कॉजेज यानी कि बर्थ के बाद के कॉजेज। इसमें पहला है मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग की इन्फेक्शन। मीसल्स एक वायरल डिजीज जो आईज और ईयर्स को अफेक्ट कर सकती है। मम्स एक वायरल इन्फेक्शन जो हियरिंग लॉस का कॉज बन सकता है। इंसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन की इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन। ये इन्फेक्शन कभी कभी परमानेंट हियरिंग और विजन डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा हेड इंजरीज और कुछ ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन जो कि हियरिंग को डैमेज करती है। और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये एक जेनेटिक आई डिजीज है जिसके बारे में हमने विजुअल इंपेयरमेंट में भी पढ़ा था। धीरे धीरे विजन को रिड्यूस करती है और फिर डेफ ब्लाइंडनेस का एक इंपॉर्टेंट कॉज बन जाती है। की पॉइंट्स याद रखिएगा कि डेफ ब्लाइंडनेस बर्थ से भी हो सकती है या फिर बाद में भी डेवलप हो सकती है। इसके पीछे मल्टीपल कॉजेज भी हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और टाइमली इंटरवेंशन से चाइल्ड की कम्युनिकेशन, लर्निंग और ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है। अब समझ लेते हैं डेफ ब्लाइंडनेस के क्लासिफिकेशन को। इन्हें भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है: बेस्ड ऑन द एज ऑफ ऑनसेट, बेस्ड ऑन सेंसरी कॉम्बिनेशन, बेस्ड ऑन फंक्शनल एबिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द एज ऑफ ऑनसेट यानी कि सेंसरी लॉस कब हुआ। इसके भी 2 टाइप्स है: कंजेनिटल डेफ ब्लाइंडनेस यानी कि प्रीलिंगुअल। कंजेनिटल का मतलब है बर्थ से प्रेजेंट और प्रीलिंगुअल का मतलब है लैंग्वेज डेवलप होने से पहले, जनरली बर्थ से लगभग 2 साल की एज तक। अगर इसी पीरियड में चाइल्ड को हियरिंग और विजन का लॉस हो जाए तो उसके पास साउंड या विजुअल वर्ड का पहला कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए एक बेबी रूबेला सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ है और बर्थ से ही हियरिंग और विजन दोनों अफेक्टेड है। ये कंजेनिटल डेफ ब्लाइंडनेस का एक एग्जाम्पल है। ध्यान रखिए, कंजेनिटल मतलब सिर्फ हेरिडिटी नहीं होता। इसका मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन, मेडिसिन, टॉक्सिन्स या बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी हो सकता है। देन वी हैव एक्वायर्ड डेफ ब्लाइंडनेस यानी कि पोस्ट लिंगुअल। इसका मतलब है बर्थ के बाद डेवलप होना।
और पोस्ट लिंगुअल का मतलब है लैंग्वेज डेवलप होने के बाद हियरिंग या विजन लॉस होना। फॉर एग्जाम्पल, एक 15 साल का स्टूडेंट पहले नॉर्मल देख और सुन सकता था, बाद में एक्सीडेंट या मेनिंजाइटिस की वजह से हियरिंग और विजन दोनों लॉस हो गई। ये एक्वायर्ड डेफ ब्लाइंडनेस है। एज ए लर्नर्स को पहले से लैंग्वेज का कंसेप्ट होता है, इसलिए रिहेबिलिटेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है कौन सी सेंसरी लॉस पहले हुई और कौन सी बाद में। इसके 4 आरसीआई ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 1 में होता है कंजेनिटल डेफ प्लस कंजेनिटल ब्लाइंड, यानी चाइल्ड बर्थ से ही हियरिंग और विजन दोनों लॉस के साथ पैदा हुआ है। ग्रुप 2 में है कंजेनिटल डेफ प्लस एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस, यानी चाइल्ड बर्थ से डेफ था लेकिन ब्लाइंडनेस बाद में डेवलप हुई। एक कॉमन एग्जांपल है अशर सिंड्रोम टाइप 1। आपको बता दूं कि अशर सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें चाइल्ड बर्थ से सीवियर हियरिंग लॉस के साथ पैदा होता है और धीरे धीरे एडोलेसेंस या अडल्टहुड में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की वजह से भी विजन लॉस करने लगता है। इसलिए अशर सिंड्रोम डेफ ब्लाइंडनेस का एक इम्पोर्टेंट कॉज भी है और सेंसरी कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल भी है। ग्रुप 3 में आता है कंजेनिटल ब्लाइंड प्लस एक्वायर्ड डेफनेस, यानी चाइल्ड बर्थ से ब्लाइंड था लेकिन हियरिंग लेटर लाइफ में किसी डिजीज या एजिंग की वजह से लॉस हुई है। ग्रुप 4 में आता है एक्वायर्ड डेफ प्लस एक्वायर्ड ब्लाइंड, यानी कि दोनों डिसेबिलिटीज बर्थ के बाद डेवलप हुई। फॉर एग्जाम्पल, रोड एक्सीडेंट, ब्रेन इंजरी, मेनिंजाइटिस, डायबिटीज से आई डैमेज और रिलेटेड हियरिंग लॉस, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फंक्शनल एबिलिटी। ये क्लासिफिकेशन स्पेशल एजुकेटर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचिंग इसी बेसिस पे प्लान की जाती है। इसमें आता है ऑडिटरी डोमिनेंट। अगर चाइल्ड के पास कुछ रेजिडुअल हियरिंग बची है और हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट की हेल्प से इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है तो उसको हम ऑडिटरी डोमिनेंट कहते हैं। टीचिंग में स्पीच और लिसनिंग एक्टिविटीज ज्यादा यूज होंगी। विजुअल डोमिनेंट, अगर चाइल्ड के पास रेजिडुअल विजन है तो वो लार्ज प्रिंट, हाई कंट्रास्ट मटेरियल, मैग्नीफायर या विजुअल साइंस का यूज कर सकता है। ये विजुअल डोमिनेंट लर्नर होगा। फिर है टैक्टाइल डोमिनेंट। अगर हियरिंग और विजन दोनों ऑलमोस्ट कंप्लीटली इफेक्टेड हैं तो चाइल्ड का मेन लर्निंग चैनल टच बन सकता है, इसलिए वो ब्रेल, टैक्टाइल साइन लैंग्वेज, टच क्यूज, ऑब्जेक्ट सिंबल और टडोमा मेथड यूज करता है। इस कैटेगरी में टैक्टाइल लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ट्रिपल एग्जाम पॉइंट से याद रखिएगा कि डेफ ब्लाइंडनेस इज अ यूनिक डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 2ZC ऑफ द RPWD एक्ट 2016। अब बात करते हैं डेफ ब्लाइंडनेस के प्रेवलेंस, यानी कि कितनी कॉमन डिसेबिलिटी है। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि डेफ ब्लाइंडनेस एक लो इंसिडेंस डिसेबिलिटी है, मतलब ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। इंडिया में डेफ ब्लाइंडनेस के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल सेंसस डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप अलग अलग बुक्स या वेबसाइट पर डिफरेंट फिगर देख सकते हैं। लेकिन निपमेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके एस्टिमेट के अनुसार इंडिया में लगभग 4.85 लाख लोग डेफ ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड हैं। ध्यान रहे ये एस्टीमेट है, ऑफिशियल सेंसस फिगर नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, डेफ ब्लाइंडनेस के बहुत से केसेस है जो अंडर आइडेंटिफाइड है या अंडर रिपोर्टेड है, मतलब कि बच्चों को या व्यक्तियों को टाइम पर सही से पहचान नहीं हो पाती है। इसी वजह से एक्चुअल नंबर एस्टीमेट से भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए अर्ली स्क्रीनिंग, रेगुलर असेसमेंट और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के थ्रू इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि बच्चों को जल्दी इंटरवेंशन और एजुकेशनल सपोर्ट मिल सके। अब हम समझ लेते हैं डेफ ब्लाइंडनेस वाले चिल्ड्रन में कॉमनली कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन डिफिकल्टी, क्योंकि हियरिंग और विजन दोनों इफेक्टेड है, इसलिए चाइल्ड को लैंग्वेज डेवलप करने में और अपनी बात को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी होती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग से रिलेटेड। चाइल्ड को नए कंसेप्ट समझने में ज्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए दोनों मेजर सेंसरी चैनल्स अफेक्टेड होते हैं। सोशली भी इन चिल्ड्रन को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। दूसरे चिल्ड्रन से इंटरेक्शन कम हो सकता है और कभी कभी ये अपने आप को अलग से या आइसोलेटेड फील करते हैं। बिहेवियरल लेवल पर फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, रेपिटेटिव बिहेवियर भी देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रहे ये बिहेवियर अक्सर कम्युनिकेशन बैरियर्स की वजह से होते हैं, ना कि चाइल्ड की अनविलिंगनेस की वजह से। इसलिए स्पेशल एजुकेटर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना भी होता है। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, यानी कि ADL स्किल्स। सबसे पहले समझेंगे कि ADL का फुल फॉर्म क्या है। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, यानी कि वो सब काम जो एक व्यक्ति रोज बिना किसी हेल्प के कर सकता है, जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, खाना खाना, टॉयलेट यूज करना, सेफ्टी से घर जाना या वापस बाहर जाना। अब सोचिए अगर एक डेफ ब्लाइंड चाइल्ड को माँ दूर से बोले आओ खाना खा लो, तो चाइल्ड सुन नहीं पाएगा। अगर प्लेट टेबल पे रखी है तो विजन इम्पेयरमेंट की वजह से उसे दिखाई भी नहीं देगी, इसलिए उसको खुद से काम करने में एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम टास्क एनालिसिस का यूज करते हैं।
टास्क एनालिसिस का मतलब है किसी बड़े काम को करने में छोटे छोटे स्टेप्स को यूज करना। एग्जाम्पल ले लेते हैं शर्ट पहनने से। नॉर्मल चाइल्ड एक ही बार में शर्ट पहन लेता है, लेकिन डेफ ब्लाइंड चाइल्ड के लिए टीचर या पेरेंट इस टास्क को स्टेप में सिखाएंगे। शर्ट को आइडेंटिफाई करो, फ्रंट और बैक पहचानो, राइट स्लीव ढूंढो, पहला हाथ डालो, दूसरा हाथ डालो, शर्ट नीचे खींचो, बटन्स वन बाय वन बंद करो। हर स्टेप की अलग प्रैक्टिस करवाई जाती है, इसी को टास्क एनालिसिस कहते हैं। अगला कंसेप्ट है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का मतलब है चाइल्ड को सही रिस्पॉन्स देने के लिए हिंट या असिस्टेंस देना। ये वर्बल प्रॉम्प्ट, जेस्चर प्रॉम्प्ट, फिजिकल प्रॉम्प्ट या फिर मॉडलिंग प्रॉम्प्ट कुछ भी हो सकता है। लेकिन डेफ ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए वर्बल और जेस्चर प्रॉम्प्ट हमेशा इफेक्टिव नहीं होते, इसलिए हम ज्यादा फिजिकल प्रॉम्प्ट या टैक्टाइल प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं। अब आता है हैंड ओवर हैंड गाइडेंस। इसका मतलब टीचर चाइल्ड के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर उसे एक्टिविटी करवाए। ध्यान रहे टीचर चाइल्ड का काम खुद नहीं करता, सिर्फ मूवमेंट गाइड करता है ताकि चाइल्ड ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट हो सके। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कंसिस्टेंट रूटीन। अगर हर दिन एक्टिविटी सेम ऑर्डर में होंगी, जैसे पहले ब्रश, फिर नहाना, फिर ब्रेकफास्ट, तो चाइल्ड प्रिडिक्ट करना सीख जाता है कि कैसे काम करना है और उससे उसकी एंजाइटी भी कम हो जाती है। इसलिए एडीएल की ट्रेनिंग का अल्टीमेट गोल होता है मैक्सिमम इंडिपेंडेंस, ना कि लाइफ टाइम डिपेंडेंस। अब बात करते हैं एजुकेशन की। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, अगर टीचर क्लास में सिर्फ बोलकर पढ़ा रहा है तो डेफ ब्लाइंड चाइल्ड क्या सीख पाएगा? कुछ भी नहीं। अगर टीचर सिर्फ बोर्ड पर लिख के पढ़ा रहा है तब भी प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से डेफ ब्लाइंडनेस को एजुकेशन में सबसे चैलेंजिंग डिसेबिलिटी में से एक माना जाता है। सबसे पहला एक चैलेंज आता है कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब टीचर और चाइल्ड के बीच एक इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाना। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो नॉर्मल चाइल्ड पेरेंट्स की बात सुनता है, लोगों को देखकर इमिटेट करता है और धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप करता है। लेकिन डेफ ब्लाइंड चाइल्ड के दोनों मेजर सेंसरी चैनल्स अफेक्टेड होते हैं, इसलिए उसका ये लैंग्वेज डेवलपमेंट भी नेचुरली डिले हो सकता है। क्लासरूम लर्निंग भी डिफिकल्ट होती है। टीचर बोर्ड पर लिखता है, प्रोजेक्टर यूज करता है, वीडियोस दिखाता है, ओरल इंस्ट्रक्शंस देता है। ये सब एक्सेस करना चाइल्ड के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान यानी कि आईपी बनाते हैं। आईपी एक रिटन एजुकेशन प्लान होता है जो हर चाइल्ड के स्ट्रेंथ और नीड्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इससे ये डिसाइड होता है कि चाइल्ड को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, किस मटेरियल से सिखाना है, किस स्ट्रैटेजी का यूज करना है और प्रोग्रेस कैसे एसेस होगी। अब आता है मल्टी सेंसरी टीचिंग। इसका मतलब है कि एक से ज्यादा सेंसेस का यूज करना। डेफ ब्लाइंड चाइल्ड के केस में हम रिमेनिंग सेंसेस स्पेशली टच का मैक्सिमम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कप के बारे में हमें कुछ सिखाना है तो उसे सिर्फ पिक्चर दिखाना इनफ नहीं होगा, चाइल्ड को असली कप टच करवाया जाएगा, उसे पकड़वा के उसे एक्सपीरियंस दिया जाएगा। इसी तरीके से करिकुलम अडेप्टेशन और क्लासरूम अकोमोडेशन भी की जाती है। एग्जाम के लिए याद रखिएगा, आईपी इज द बैकबोन ऑफ स्पेशल एजुकेशनल प्लानिंग। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे, स्क्रीनिंग। बहुत स्टूडेंट स्क्रीनिंग और असेसमेंट को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये गलत है। स्क्रीनिंग डायग्नोसिस नहीं होती। स्क्रीनिंग का पर्पस सिर्फ ये पता लगाना होता है कि चाइल्ड रिस्क में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में 100 चिल्ड्रन है, टीचर नोटिस करता है कि एक चाइल्ड बार बार नेम लेने पर भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को भी फॉलो नहीं करता है, स्पीच भी डिलेड है। अब टीचर ये नहीं बोल सकता है कि चाइल्ड को डेफ ब्लाइंडनेस है। टीचर सिर्फ इतना बोल सकता है कि चाइल्ड को फर्दर असेसमेंट की जरूरत है। इसी प्रोसेस को स्क्रीनिंग कहते हैं। अब स्लाइड पर दिए गए इंडिकेटर्स को समझ लेते हैं। अगर चाइल्ड साउंड पर रिएक्ट नहीं करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को फॉलो नहीं करता है, आई कांटेक्ट कम है, डायरेक्शन ऑफ साउंड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, बार बार गिर जाता है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिलेड है, तो ये वार्निंग साइंस है। लेकिन फाइनल डायग्नोसिस सिर्फ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स ही करते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि स्क्रीनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है असेसमेंट। लेकिन डेफ ब्लाइंडनेस के केस में कितने तरीके के असेसमेंट हो सकते हैं? असेसमेंट का पर्पस तो आपको याद ही होगा, चाइल्ड को हर एंगल से समझना ताकि उसके लिए बेस्ट एजुकेशनल प्लानिंग की जा सके। तो सबसे पहला असेसमेंट होता है विजन असेसमेंट। ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट करते हैं। इसमें चेक किया जाता है कि चाइल्ड कितना क्लियरली देख सकता है, रेटिना और ऑप्टिक नर्व की कंडीशन कैसी है, आई मसल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद आता है फंक्शनल विजन असेसमेंट, जिसे हम एफवीए बोलते हैं। ये DSSB का फेवरेट कंसेप्ट है। मेडिकल विजन टेस्ट बताता है कि चाइल्ड की आई कंडीशन कैसी है, लेकिन एफवीए बताता है कि चाइल्ड अपनी रिमेनिंग विजन को डेली लाइफ में कितना यूज कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड बोर्ड फर्स्ट बेंच से पढ़ लेता है लेकिन लास्ट बेंच से नहीं पढ़ पाता है, जबकि दूसरा चाइल्ड ब्राइट लाइट में बिल्कुल नहीं देख पाता है और डिम लाइट में अच्छा परफॉर्म कर लेता है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एफवीए से मिलती है। इसी बेसिस पर टीचर सीटिंग अरेंजमेंट,
फॉन्ट साइज और लर्निंग मटेरियल डिसाइड करता है। अब हियरिंग असेसमेंट देख लेते हैं, ये ऑडियोलॉजिस्ट करते हैं। इसमें डिफरेंट टेस्ट यूज होते हैं। प्योर टोन ऑडियोमेट्री बड़े और कोऑपरेटिव चिल्ड्रन के लिए यूज होता है। चाइल्ड हेडफोन्स पहनता है और जब बीप सुनाई देती है तो बटन प्रेस करता है या हाथ उठा देता है। OAE यानी कि ऑटो अकोस्टिक एमिशंस न्यूबॉर्न बेबीज की स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है। इसमें मशीन ईयर के रिस्पॉन्स को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करती है। उसके बाद है बेरा ब्रेन स्टेम एवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। तब यूज होता है जब चिल्ड्रन बहुत छोटा या रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा होता है। इस टेस्ट में इलेक्ट्रोड्स लगाकर ब्रेन तक साउंड सिग्नल पहुंच रहा है या नहीं ये देखा जाता है। अब कम्युनिकेशन असेसमेंट की बात करते हैं। टीचर देखता है कि चाइल्ड कम्युनिकेट कैसे करता है। स्पीच, जेस्चर, टच क्यूज, ऑब्जेक्ट सिंबल्स, साइन लैंग्वेज। कम्युनिकेशन असेसमेंट से ही फ्यूचर कम्युनिकेशन मेथड डिसाइड होते हैं। डेवलपमेंटल असेसमेंट में चाइल्ड के कॉग्निटिव, लैंग्वेज, मोटर और सोशल माइलस्टोन इवैल्यूएट किए जाते हैं। फाइनली आता है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी असेसमेंट। इसमें देखा जाता है कि चाइल्ड क्लासरूम में कैसे वॉक करता है, ऑब्स्टेकल्स कैसे अवॉइड करता है या नहीं करता है, स्टेयर्स को सेफली यूज करता है या नहीं, और इन्वायरमेंट को कितना अंडरस्टैंड करता है। अब आप मुझे बताइए, क्या एक डॉक्टर अकेला डेफ ब्लाइंडनेस असेस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमें मल्टीडिसिप्लिनरी टीम यानी कि MDT का कंसेप्ट यूज करना होता है। इसमें सबसे पहले है ऑडियोलॉजिस्ट। ये हियरिंग असेस करते हैं और हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट की रिकमेंडेशन देते हैं। फिर आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों की मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं और विजन डायग्नोसिस देते हैं। फिर स्पेशल एजुकेटर्स एजुकेशनल असेसमेंट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं कि चाइल्ड किस तरीके से बेस्ट लर्न करेगा या उसके लिए किस तरीके की IP प्रिपेयर करनी है। स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट कम्युनिकेशन डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अगर स्पीच पॉसिबल नहीं है तो अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड भी सजेस्ट करते हैं। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यानी कि OT चाइल्ड की डेली लिविंग स्किल्स पर काम करते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग, ईटिंग, राइटिंग पोस्चर, हैंड फंक्शन या सेंसरी इंटीग्रेशन। फिर है साइकोलॉजिस्ट, जो चाइल्ड की कॉग्निटिव एबिलिटी, बिहेवियर और लर्निंग प्रोफाइल को एसेस करते हैं। इसलिए याद रखिएगा, डेफ ब्लाइंडनेस का असेसमेंट कभी भी एक प्रोफेशनल का काम नहीं होता। इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच लगती है, जिसमें वो सभी स्टेक होल्डर्स होते हैं चाइल्ड के वेलफेयर के लिए। अब सवाल ये आता है कि इतनी सब प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है? यहीं से शुरू होता है इंटरवेंशन। एजुकेशन में इंटरवेंशन का मतलब है प्लान सपोर्ट, जो कि चाइल्ड को उसकी डिफिकल्टीज को ओवरकम करने में और मैक्सिमम इंडिपेंडेंस अचीव करने में हेल्प करे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन होता है अर्ली इंटरवेंशन। नाम से ही क्लियर है, जितनी जल्दी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी उतनी जल्दी सपोर्ट मिलेगा। रिसर्च बताती है कि लाइफ के पहले 5 साल ब्रेन डेवलपमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर इसी पीरियड में कम्युनिकेशन और सेंसरी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए तो चाइल्ड का डेवलपमेंट काफी बेटर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 2 चिल्ड्रन हैं जिन्हें सेम डिग्री का डेफ ब्लाइंडनेस है। एक चाइल्ड को 2 साल की एज से इंटरवेंशन मिलना शुरू हुआ है और दूसरे को 8 साल की एज से। तो ऑब्वियसली पहला चाइल्ड जो है उसका कम्युनिकेशन, सोशल स्किल और इंडिपेंडेंस डेवलप होने के ज्यादा चांसेस होंगे। अब बात करते हैं फैमिली सेंटर्ड अप्रोच की। स्पेशल एजुकेटर सिर्फ 5-6 घंटे चाइल्ड के साथ होता है, लेकिन पेरेंट्स 24 आवर्स चाइल्ड के साथ रहते हैं। अगर पेरेंट्स को ट्रेनिंग ही ना हो तो क्लासरूम लर्निंग घर जाकर कंटिन्यू नहीं होगी। इसलिए आज स्पेशल एजुकेशन में पेरेंट्स को को टीचर माना जाता है। फिर इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज हो सकती है IEP, MDT, फंक्शनल स्किल ट्रेनिंग, बिहेवियर मैनेजमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये सब हम ऑलरेडी पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द डिसेबिलिटी में ये चीजें काम आती हैं एज अ स्ट्रेटेजी। अब हम पूरे चैप्टर के एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आ गए हैं, कम्युनिकेशन। जो एक न्यूबॉर्न बेबी भी कम्युनिकेशन करता है। वो बोल नहीं सकता लेकिन रोता है, स्माइल करता है, आंखों से देखता है, टच फील करता है, यानी कम्युनिकेशन स्पीच से पहले शुरू हो जाती है। इसीलिए स्लाइड पर भी लिखा है कम्युनिकेशन बिगिंस बिफोर स्पीच। अब एक बहुत फेमस एग्जांपल देख लेते हैं। आप सबने हेलेन केलर का नाम जरूर सुना होगा। हेलेन केलर जब लगभग 19 महीने की थी तब उन्हें एक सीवियर इलनेस हुई। उस इलनेस के बाद उनकी हियरिंग और विजन दोनों चली गई। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जो ना देख सकती है ना सुन सकती है। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी क्योंकि वो अपनी बात किसी को समझा ही नहीं पाती थी। फिर उनकी लाइफ में आई उनकी टीचर एनी सुलेवन। एनी सुलेवन ने हेलन को बोलना या लिखना पहले दिन नहीं सिखाया। उन्होंने सबसे पहले कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया। एक दिन एनी सुलेवन हेलन को वाटर पंप के पास लेके गई। एक हाथ पर ठंडा पानी गिराया और दूसरे हाथ पर फिंगर स्पेलिंग से वाटर WATER स्पेल किया। ये एक्टिविटी बार बार रिपीट की गई। अचानक हेलेन को समझ आने लगा कि हर ऑब्जेक्ट का एक नाम होता है। उस दिन के बाद से हेलेन ने ही एक ही दिन में
डजन्स ऑफ नेम याद करने सीख लिए। इसी इंसिडेंट को स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस इंसिडेंट से हमने क्या सीखा? कम्युनिकेशन हमेशा स्पीच से स्टार्ट नहीं होती, एक्सपीरियंस से स्टार्ट होती है। इसलिए हम टच क्यूज और ऑब्जेक्ट क्यूज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शोल्डर पर हल्का सा टच करने का मतलब है अटेंशन, हाथ पकड़ने का मतलब है चलो, ऑब्जेक्ट क्यू करने का मतलब है ऑब्जेक्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइल्ड को स्पून पकड़ा दिया जाए तो उसे समझ आ जाता है कि अब लंच का टाइम है। स्कूल बैग टच कराया जाए तो मतलब स्कूल चलना है। इसके बाद आता है टर्न टेकिंग, ये कम्युनिकेशन की फाउंडेशन है। फिर आता है कैलेंडर सिस्टम। ये सिस्टम डेफ ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए बहुत यूजफुल होता है। जहां नॉर्मल कैलेंडर सिर्फ डेट बताता है, एक कैलेंडर सिस्टम जो है डेफ ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए टैक्टाइल ऑब्जेक्ट से बनता है। जैसे कि टी टाइम को कप से इंडिकेट करना, प्ले टाइम को बॉल से इंडिकेट करना, स्टडी टाइम को बुक से इंडिकेट करना। तो चाइल्ड को पहले से पता चल जाता है कि नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होने वाली है। इससे एंजाइटी कम होती है और रूटीन समझ में आने लगता है। इसलिए कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में ट्रस्ट, रूटीन और कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। टैक्टाइल साइन लैंग्वेज में कोई भी लेटर या वर्ड को साइंस के थ्रू बॉडी या पाम पर टच करके फील करवाना होता है। टडोमा मेथड में पर्सन स्पीकर के फेस, लिप्स या थ्रोट को टच करता है। इससे स्पीच वाइब्रेशन और लिप मूवमेंट फील होती है। फिंगर स्पेलिंग में मैनुअल अल्फाबेट्स यानी कि हैंड साइन से लेटर स्पेल करना सिखाया जाता है। ब्रेल के लिए ब्लाइंड लर्नर्स के लिए रीडिंग और राइटिंग सिस्टम यूज होता है, जैसे कि रेज डॉट को टच करके पढ़ना और लिखा जाता है। उसके बाद आता है स्पीच, अगर थेरेपीज के बाद बच्चे में इंप्रूवमेंट है और स्पीच पॉसिबल है तो। और लास्ट है टोटल कम्युनिकेशन, यानी कि सभी मेथड्स को मिक्स करके यूज करना ताकि बेटर आउटकम निकल सके। एक बात और याद रखिएगा कि टडोमा मेथड को हम हैंड ऑन फेस मेथड भी कहते हैं। हो सकता है कि DSSB में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अब समझ लेते हैं कुछ असिस्टिव डिवाइसेस एंड AAC को। आपने विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के हाथ में व्हाइट कैन देखी होगी। बहुत लोग सोचते हैं कि व्हाइट कैन सिर्फ सपोर्ट के लिए होती है, जैसे वॉकिंग स्टिक, लेकिन ये गलत है। व्हाइट कैन एक मोबिलिटी टूल है। ये पर्सन को बताती है कि आगे ऑब्स्टेकल्स हैं या नहीं, स्टेयर शुरू हो रहे हैं या खत्म, रोड अनइवन है या स्मूथ। इसलिए व्हाइट केन को आईज ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन भी कहा जाता है। उसके बाद है हियरिंग एड। हियरिंग एड हियरिंग को नॉर्मल नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ साउंड को एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि बड़ा करते हैं। अगर किसी पर्सन के ईयर के सेंसिटिव सेल्स कंप्लीटली डैमेज नहीं है और रेजिडुअल हियरिंग प्रेजेंट है तो हियरिंग एड यूजफुल होता है। जैसे कि टीचर नॉर्मल आवाज में बोल रहा है और चाइल्ड को सुनाई नहीं दे रहा है, तो हियरिंग एड से उस आवाज को एम्पलीफाई करके चाइल्ड तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर हियरिंग लॉस बहुत सीवियर या प्रोफाउंड हो तो सिर्फ हियरिंग एड काफी नहीं होता, तब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कॉकलियर इम्प्लांट। कॉकलियर इम्प्लांट डैमेज इनर ईयर को बाईपास करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल डायरेक्टली ऑडिटरी नर्व तक भेजता है। ये सर्जरी के थ्रू लगाया जाता है। याद रहे कि कॉकलियर इम्प्लांट के बाद बच्चा ऑटोमेटिकली बोलना या सुनना शुरू नहीं कर देता। उसके बाद मंथ और ईयर ऑफ ट्रेनिंग चलती है, ऑडिटरी ट्रेनिंग, स्पीच थेरेपी चलती है, फिर बच्चा कम्युनिकेशन सीखना शुरू कर पाता है। इसके बाद है ब्रेल, स्लेट और स्टाइलस और पार्किंसंस ब्रेलर। ब्रेल स्लेट एक सिंपल राइटिंग टूल है। स्टाइलस से लिखने के लिए डॉट्स बनाए जाते हैं। पार्किंसंस ब्रेलर एक टाइपराइटर की तरह मशीन होती है जिससे कि ब्रेल फास्ट लिखी जा सकती है। आजकल टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई है, इसलिए हम रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले भी यूज करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर या मोबाइल से कनेक्ट होती है और स्क्रीन पर लिखा हुआ टेक्स्ट ब्रेल डॉट्स में कन्वर्ट कर देती है। अब एक और डिवाइस है मैग्नीफायर। उन चिल्ड्रंस के लिए यूज होता है जिनकी विजन कम्प्लीटली लॉस्ट नहीं हुई होती। ये लेटर्स और पिक्चर्स को बड़ा करके दिखाता है। इसी का एक एडवांस वर्जन होता है CCTV, क्लोज सर्किट टेलीविजन मैग्नीफायर। इसमें कैमरा किसी बुक या पेपर को जूम करके स्क्रीन पर बड़ा दिखाता है। अब आता है FM सिस्टम। ये इंक्लूसिव क्लासरूम में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। टीचर एक माइक्रोफोन पहनता है, चाइल्ड के हियरिंग एड या रिसीवर से माइक्रोफोन कनेक्ट होता है। अब चाहे क्लासरूम में कितना भी नॉइज हो, टीचर की वॉइस डायरेक्टली चाइल्ड तक पहुंच जाती है। ये स्पेशली हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव होता है। अब आते हैं AAC पर। AAC का फुल फॉर्म है ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, लो टेक एंड हाई टेक। लो टेक में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, जैसे कि कम्युनिकेशन बोर्ड, ऑब्जेक्ट सिंबल, टैक्टाइल सिंबल, पिक्चर कार्ड्स। और हाई टेक में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज होते हैं, जैसे कि स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, AAC एप्स एंड टैबलेट्स।
ये टेक्नोलॉजी नॉन वर्बल चिल्ड्रंस के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइल्ड टैबलेट पर वाटर का आइकन प्रेस करता है तो डिवाइस बोल देती है आई वॉन्ट वाटर। अब हम आ गए हैं चैप्टर के लास्ट कंसेप्ट पर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में O&M भी कहा जाता है। ओरिएंटेशन का मतलब है मुझे पता है मैं कहाँ हूँ, और मोबिलिटी का मतलब है मुझे पता है मुझे सेफली वहां तक कैसे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्कूल के गेट पर खड़ी हूँ और मुझे पता है कि लाइब्रेरी किस डायरेक्शन में है, तो ये ओरिएंटेशन है। लेकिन अगर मैं बिना किसी से टकराए सेफली लाइब्रेरी तक पहुंच जाऊं, तो ये मोबिलिटी है। अब देखते हैं कि इसकी ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है। सबसे पहला, स्पाशियल अवेयरनेस। इसका मतलब होता है स्पेस को समझना, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक नियर फार जैसे कंसेप्ट। अगला है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, यानी कि चाइल्ड को अपनी सराउंडिंग्स को आइडेंटिफाई कर पाना कि डोर कहाँ है, स्टेयर्स किधर है, वॉशरूम किधर है, ये सब। उसके बाद आता है ह्यूमन गाइड टेक्निक। इसमें गाइड चाइल्ड का हाथ पकड़कर उसे लीड नहीं करता, ये एक कॉमन मिस्टेक है। करेक्ट टेक्निक ये होती है कि चाइल्ड गाइड के एल्बो या अपर आर्म को लाइटली होल्ड करता है और गाइड आधा स्टेप आगे चलता है। इससे चाइल्ड गाइड की बॉडी मूवमेंट फील करके सेफली वॉक करता है। ये डिट्रिप्लेस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं, इसके बाद है वाइट केन स्किल, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आती है रूट ट्रेनिंग, यानी कि किसी स्पेसिफिक रूट के बारे में प्रैक्टिस करवाना। क्लासरूम से वॉशरूम, स्कूल गेट से क्लासरूम, होम से नियर बाय बस स्टॉप। ये रिपीटेड प्रैक्टिस से चाइल्ड इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करना सीख जाता है। उसके बाद है प्रोटेक्टिव टेक्निक। मान लीजिए चाइल्ड बिना केन के चल रहा है, अगर सामने वॉल या टेबल आ जाए तो इंजरी हो सकती है, इसलिए चाइल्ड को अपर प्रोटेक्टिव टेक्निक और लोअर प्रोटेक्टिव टेक्निक सिखाई जाती है। अपर वाले पार्ट में फोर आर्म और हैंड फेस के सामने प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हेड इंजरी ना हो। लोअर वाले में लोअर बॉडी को फर्नीचर या ऑब्स्टेकल से बचाते हैं। अब अगर एजुकेशनल नीड्स की बात करें तो एक डेफ ब्लाइंड चाइल्ड को नॉर्मल क्लासरूम में सिर्फ एडमिशन दे देना ही इंक्लूजन नहीं है, उसे अप्रोप्रिएट सपोर्ट भी देना होगा। टीचर को प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट करानी होगी। अगर चाइल्ड के पास रेजिडुअल विजन है तो उसे फर्स्ट रो या सुटेबल लाइटिंग वाली जगह पे बिठाया जाना चाहिए। लर्निंग मटेरियल टेक्टाइल होना चाहिए। रेस्ड डायग्राम, ब्रेल बुक्स, रियल ऑब्जेक्ट और टेक्सचर्ड मटेरियल का यूज करा जाना चाहिए। टीचिंग इंडिविजुअल पेस पर होनी चाहिए। असेसमेंट भी अडेप्टेड होना चाहिए। पेरेंट और थेरेपिस्ट के साथ रेगुलर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि स्कूल और होम दोनों जगह सेम स्ट्रेटजीज यूज हो। सो अब आप बताइए इस पूरे चैप्टर का फाइनल मैसेज क्या है? कि डेफ ब्लाइंडनेस का गोल सिर्फ पढ़ाना नहीं है, गोल है कम्युनिकेशन, इंडिपेंडेंस, डिग्निटी एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। यही स्पेशल एजुकेटर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So that now we have completed the chapter, we will move on to the MCQ part. Here we have total 12 MCQs, 4 MCQs per slide. So take out your notebook, pause the video and note down your answers, and then we will match it with the answer key. And if you have still any doubt left, then you can ask in the comment section. So yeah, that's all for today. Thank you for watching. Do like, subscribe and share. Also comment your suggestion and feedbacks. And coming up next, day 17, we will talk about learning disability, nature needs and intervention. So yes, stay tuned and keep supporting Mission Special Education. Let's continue this journey of learning together and crack DSSB Special Educator 2026.